Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ऑर्गन्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जॉइन टू फॉर्म ऑर्गन। यानी कि वही बात हो गई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हम एनिमल टिश्यूज के टाइप्स पढ़कर आए हैं, प्लांट टिश्यूज के टाइप्स पढ़कर आए हैं, वो सब मतलब एनिमल टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं एक डिफरेंट, और जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो भी डिफरेंट मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue all come together in an arm to make it an organ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो हम एनिमल टिश्यू की टाइप में पढ़कर आ चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और जो नर्वस टिश्यू होते हैं, ये सारे आपस में मिलते हैं एक आर्म में, इंसानी बाजू में, ताकि आर्म को एक ऑर्गन बना सके। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमें पता है एपिडर्मिस वाला था। ठीक है, एपिडर्मिस बैरूनी लेयर बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू सारे मसल्स वगैरह होते हैं हमारे आर्म के अंदर, वो बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड और ये सारी चीजें। और नर्वस टिश्यू, ये सब मिलकर एक आर्म बनाते हैं ताकि ऑर्गन बन सके। Several tissues like epidermal tissue, ground tissue, and conducting tissue come together in a plant stem to make it an organ। यानी कि प्लांट स्टेम में एपिडर्मल टिश्यूज भी होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज भी होते हैं और कंडक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, और ये तीनों टिश्यूज मिलकर एक प्लांट स्टेम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। अब हमने पहले ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन्स जॉइन एंड वर्क टुगेदर एज अ यूनिट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन टू मेक एन ऑर्गन सिस्टम। यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर, और फिर वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ऑर्गन्स लाइक माउथ, गट, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू मेक अ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, माउथ, गट, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यानी कि ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमें पता है कि स्टमक, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट टिश्यूज से बने हुए होंगे और टिश्यूज सेल से बने हुए हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आ रही है एक लिविंग बीइंग की। ठीक है, अदर आर रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, मसल, स्केलेटल, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके दूसरे सिस्टम्स भी होते हैं बॉडी में, जैसे कि रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव, ऐसे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन से बने हुए होते हैं। इस तरह से दूसरे भी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, in plant tissues and organs make together an organ system like conductance, storage, supporting systems, root and shoot systems। यानी कि प्लांट्स में जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो आपस में मिलते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि कंडक्टेंस हो गया, स्टोरेज हो गया, जैसे प्लांट में कैसे पानी को आना है जाना है, कैसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस के बाद वो फूड डिफरेंट पार्ट्स में तक जाना है, इस पूरे को मतलब प्लांट के सिस्टम्स कहते हैं। और सपोर्टिंग सिस्टम, प्लांट को सपोर्ट कैसे मिलती है रूट का, और जो शूट के सारे सिस्टम्स हैं, यानी कि रूट से जाइलम कैसे लेकर जाता है पानी और मिनरल्स वगैरह अपर पार्ट की तरफ, और शूट सिस्टम यानी कि जो पूरा फ्लोएम का वो है पाथवे, वो कैसे होता है। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन जो है टिश्यूज से बने हुए होते हैं, ये हमें पता है, और टिश्यूज सेल से। इस तरह से हमने ये डिस्कस कर लिया कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है। अब मैं आपको शॉर्ट व्यू दे देती हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है केमिकल्स। केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट मिलकर सेल ऑर्गेनल्स जैसे हो गए, उनमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, वो सारे मिलकर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब सेल्स की भी, सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स, ये हम पहले डिस्कस कर आ चुके हैं। डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये हम पूरे हर एक एक को हम डिटेल वाइज डिस्कस कर आ चुके हैं इन आवर चैप्टर 2। थैंक यू। Unicellular organisms. Those plants and animals which are composed of a single cell are known as unicellular organisms। यानी कि वो animals और plants जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम unicellular organisms कहते हैं। नाम से जाहिर होता है, uni means एक, अकेला, और cellular means यानी कि सेल से बना हुआ, यानी कि एक सेल से बने हुए जो organisms होते हैं उनको हम कहते हैं unicellular organisms। Amoeba. It is an example of unicellular organism, और इसकी properties हम अब discuss करेंगे। It is unicellular eukaryotic
aquatic organism found in stagnant water, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब यूकैरियोटिक हमने पहले पढ़ा था, यानी कि जिसके न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो प्रॉपरली, वो उसकी मतलब मेम्ब्रेन हो, उसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, पानी में रहने वाला जो है वो ऑर्गेनिज्म है, और ये स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है, यानी कि जो खड़ा हुआ गंदा पानी होता है उसमें पाया जाता है। इट इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज अबाउट 0.25 मिलीमीटर्स, यानी कि ये हमें नेकेड आई से नहीं नजर आता, इसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और इसका साइज होता है 0.25 मिलीमीटर्स। डज नॉट possesses a permanent form, यानी कि एक सिंगल फॉर्म इसकी नहीं होती, इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जैसे पानी का कोई भी शेप नहीं होता, हम पानी को एक ग्लास में डाल दें तो उसका ग्लास जैसा शेप हो जाता है, अगर एक कंटेनर में डाल दें तो उसका कंटेनर जैसा शेप हो जाता है, जमीन पे फेंक दें तो इरेगुलर शेप हो जाता है पानी का। जैसे पानी का कोई शेप नहीं होता, ऐसे अमीबा का भी कोई शेप नहीं होता। साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आउटर पोर्शन विच इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। एक आउटर पोर्शन होता है जिसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये है एक्टोप्लाज्म यहाँ पर जो है, और दूसरा पार्ट होता है एंडोप्लाज्म। आउटर पोर्शन जो होता है, एक मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता देती हूँ कि कौन सा है। ये देखें, ये है एक्टोप्लाज्म जो कि बाहर की तरफ होता है, ठीक है। ये क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और इनर विस्कस पोर्शन, ट्रांसल्यूसेंट एंड ग्रैनुलर पार्ट कॉल्ड एंडोप्लाज्म। अच्छा, जो एंडोप्लाज्म होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, बेसिकली वो गाढ़ा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, थिक होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी कि लाइट थोड़ी पास हो सकती है, कंप्लीटली पास नहीं हो सकती, और ग्रैन्युलर होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। एंडोप्लाज्म कंटेन्स मेनी फूड वैक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये है वैक्यूल जो लाइट पर्पल कलर के बने हुए, डिफरेंट साइजेस के वैक्यूल्स होते हैं अमीबा के अंदर। न्यूक्लियस टेंड्स टू चेंज इट्स पोजीशन एज अमीबा मूव्स, यानी कि ये अमीबा की प्रॉपर्टीज ही कंटिन्यू है इस स्लाइड में भी। जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होती, मतलब जगह नहीं होती उसकी कोई भी पर्टिकुलर अमीबा के अंदर। जैसे अमीबा मूव करता रहता है तो न्यूक्लियस की जगह भी चेंज होती रहती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फंक्शंस टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी। हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं डिफरेंट साइजेस के, तो जब अमीबा के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, उस पानी को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। Amoeba moves by temporary finger-like projections known as pseudopodia, false feet। जो अमेबा है वो उसकी मूवमेंट कैसे होती है, तो उसकी मूवमेंट जो है उसके कोई छोटे से जो है, आप ये कह सकते हैं उसकी एक्टोप्लाज्म जो आउटर सरफेस होती है उस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल रही होती है बहुत सारी पूरी सरफेस पे, जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं, और उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। Pseudo means false and podia means feet, यानी कि false feet also helps to capture food particles। अच्छा, ये जो है फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। कौन? सूडोपोडिया। अमीबा रेस्पायर्स by exchanging gases with surrounding water through body surface। जो अमीबा है वो गैसेस कैसे एक्सचेंज करता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो जिस पानी में रहता है उसके साथ गैसेस एक्सचेंज करता है। उसको कोई मुंह नहीं होता, तो इसलिए उसकी जो बॉडी सरफेस होती है उससे ये गैसेस एक्सचेंज करके खुद का सर्वाइवल मतलब पॉसिबल होता है अमीबा का। Multicellular organisms. Those living organisms which are composed of more than one cell are called multicellular organisms। यानी कि वो organisms, वो जानदार जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम multicellular organisms कहते हैं। We will discuss about Brassica plant and frog animal as example of multicellular organisms। अच्छा, अब हम वीडियो के बाकी पार्ट में जो है वो प्लांट के बारे में, यानी कि ब्रासिका जो है वो प्लांट की एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, और फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे एज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ब्रासिका, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इट्स अ बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड। यानी कि जो मस्टर्ड होता है, सरसों जो होता है, उसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स,
रूट्स एंड सीड्स, यानी कि ये प्लांट जो होता है इसमें रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं और सीड भी होते हैं। ये सारी चीजें डायग्राम में बनी हुई हैं। These parts can be divided into two. अच्छा, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं इस प्लांट में वो दो डिवीजन में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं दे डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली मदद नहीं करते हैं। जैसे कि मैं वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि क्या हो गया, रूट्स हो गए, ठीक है, स्टेम हो गई, ब्रांचेस, ठीक है, जितने भी ब्रांचेस वगैरह निकल रही हैं रूट या स्टेम्स की वो, और इसके अलावा जो लीव्स होते हैं, देखें ये ओल्ड लीफ और ये यंग लीफ, तो ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स consist of sex organs which are directly related to sexual reproduction, for example flowers। अच्छा, reproductive parts में वो आ जाते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली मदद करते हैं, एंड दे आर फ्लावर्स, यानी कि इनमें सेक्स ऑर्गन पाया जाता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है प्लांट्स में, और इन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ब्रासिका के जो ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं which includes roots, stem, leaf, और reproductive parts which includes flower, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रासिका प्लांट की पिक्चर लगा दी है ताकि आपको माइंड में रहे कि ब्रासिका प्लांट लाइव कैसे दिखता है। रूट्स, ब्रासिका की रूट्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड एंड ग्रोज अंडर द सॉइल, यानी कि सीड का जो रेडिकल होता है उसमें से रूट जो है वो सबसे पहले निकलती हैं और मट्टी के अंदर ही ग्रो होती हैं, मट्टी के बाहर आके ग्रो नहीं होती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ रूट टू अराइज फ्रॉम रेडिकल इज नोन एज प्राइमरी रूट, थिकर देन अदर्स। जो फर्स्ट पार्ट होता है रूट का, जो रेडिकल से निकलता है सबसे पहले, उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मोटा होता है। देन सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी रूट्स। उसके बाद जो है टर्शरी और जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं वो प्राइमरी रूट से निकलते हैं, और प्राइमरी रूट्स निकल रहे थे रेडिकल से। The tips of all the roots bear a cap, root cap। जो टिप होते हैं यानी कि जो एंड वाला हिस्सा होता है उसमें एक कैप होता है, कैप से वो एंड वाला हिस्सा कवर्ड होता है जिसको हम रूट कैप कहते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं एक कैप लाइक बना हुआ है जिसमें रूट की टिप जो है वो कवर्ड है। Each root has fine, thin root hairs which helps to absorb water and minerals from soil। यानी कि हर जो रूट होती है उसमें रूट हेयर्स होते हैं। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो किसी रेडिकल या सीड की नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रूट की है जिसमें से रूट हेयर्स, बहुत सारे रूट हेयर्स निकल रहे हैं, और ये जो रूट हेयर्स हैं ये वाटर और जो मिनरल्स होते हैं मट्टी के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रूट का इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आउटर पार्ट इज एपिडर्मिस व्हिच प्रोटेक्ट्स द रूट। जो आउटर पार्ट होता है सबसे बैरूनी पार्ट उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि रूट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर ये आप लोग एपिडर्मिस देख सकते हैं, ये रूट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। रूट इज द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स। जो रूट होती है वो एपिडर्मल सेल से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टू इट इज कॉर्टेक्स एंड इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। जो एपिडर्मिस के बाद होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स किससे बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा सेल्स के साथ से बना हुआ होता है। पैरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड मटेरियल। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, यानी कि इन शॉर्ट कॉर्टेक्स में फूड मटेरियल स्टोर होता है। Within the cortex is a central region known as steep, which is surrounded by endodermis। कॉर्टेक्स के अंदर ही एक कॉर्टेक्स के अंदर जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम स्टील कहते हैं, और वो एंडोडर्मिस से सराउंडेड होता है। यानी कि देखें, मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ। पहले हमने पढ़ा एपिडर्मिस होता है रूट के से सबसे बाहर, जो कि रूट को मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो रूट होता है बेसिकली वो किससे बना हुआ होता है, वो एपिडर्मल सेल से बना हुआ होता है। एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, जो कि बना हुआ होता है पैरेन्काइमा सेल्स के साथ, और जिसमें फूड स्टोर होता है।
अब कॉर्टेक्स के बीच वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं स्टील, जो कि एंडोडर्मिस से बना हुआ होता है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस इज अ पेरिसाइकल ब्रांच ऑफ रूट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकल। यानी कि जो एंडोडर्मिस था, कॉर्टेक्स के सेंट्रल रीजन स्टील को जो सराउंड कर रहा था एंडोडर्मिस, उसके बाद आता है पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से निकलती है ब्रांच ऑफ रूट। यानी कि रूट की जितनी भी ब्रांचेस होती है वो पेरिसाइकल से निकलती हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये पेरिसाइकल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। The central part of the steel is occupied by a xylem। जो सेंट्रल पार्ट होता है स्टील का वो xylem से बना हुआ होता है। In between xylem is phloem। Rest of steel is made up of parenchyma cells। अच्छा देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है क्योंकि इजी है। कह रहे हैं कि स्टील के सेंट्रल पार्ट में, स्टील किसका सेंट्रल पार्ट था? वो था हमारा कॉर्टेक्स का सेंट्रल पार्ट। लेकिन स्टील के सेंट्रल पार्ट में हमें क्या पाया जाता है? जाइलम पाया जाता है, और जाइलम के बीच में फ्लोएम पाया जाता है, और बाकी जितना भी स्टील होता है वो पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। Stem develops from plumule of seed and grows away from soil। यानी कि जो सीड का प्यूम्यूल होता है उससे स्टेम निकलता है और सॉइल से दूर की तरफ ग्रो होने लगता है। Where branches and flowers, स्टेम से हमें पता है branches और flowers निकलते हैं। The point on stem or branch which gives rise to leaf is known as node। अब कह रहा है कि वो पॉइंट स्टेम या ब्रांच का जिससे लीफ निकलता है उसको हम कहते हैं नोड। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये समझे स्टेम है, ये स्टेम की ब्रांच है, और यहाँ से लीव्स निकल रहे हैं। ये एक लीफ, एक्सक्यूज माय ड्राइंग, और ये दूसरा लीफ, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो दो लीव्स हैं, ठीक है, ये जिस पॉइंट से निकल रहे हैं, ये यहाँ इस पॉइंट से निकल रहे हैं और ये वाला इस पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इस दोनों, मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। स्टेम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, सॉल्ट्स एंड फूड। जो स्टेम होता है वो पानी, सॉल्ट और जितना भी खाना वगैरह होता है एक प्लांट में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है टुवर्ड्स रूट्स और लीव्स। सपोर्ट्स लीव्स एंड ब्रांचेस इन द एयर। अच्छा, हवा में हवा जब बहुत तेज लगती है तो स्टेम ही एक वाहिद जरिया होता है इनका, लीव्स का, कि वो अपनी जगह पे खड़े हुए होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम। A cross section of brassica stem shows that it is surrounded on outside by epidermis। वही जैसे रूट सराउंडेड था बाहर की तरफ से एपिडर्मिस से, इसी तरह स्टेम भी होता है। नेक्स्ट टू इट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड कॉलेन्काइमा सेल्स। उसके बाद कॉर्टेक्स आ जाता है एपिडर्मिस के बाद। डायग्राम में आप लोग देखते जाएं डायरेक्टली। ये देखें, वेट अ सेकंड, ये देखिए, पहले एपिडर्मिस आया, ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स आया। अब जो स्टेम का कॉर्टेक्स है वो बना हुआ है पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा सेल्स से। कॉर्टेक्स स्टोर्स फूड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट टू कॉर्टेक्स इज वेस्कुलर बंडल कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। कॉर्टेक्स के बाद एक वेस्कुलर बंडल आता है जिसको जो कि बना हुआ होता है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम बाहर की तरफ होता है और फ्लोएम बीच की तरफ होता है। In between xylem and phloem is a region of meristematic cells called cambium। देखिए, ये रहा phloem और ये रहा xylem, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बंडल होता है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम, सॉरी, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम, ठीक है। तो xylem phloem makes together vascular bundle, and between them is a cambium, a bundle of meristematic cells। The center stem is occupied by pith made up of parenchyma cells and stores food material। जो सेंटर होता है स्टेम का वो पिथ से बना हुआ होता है। अब पिथ क्या होती है? पिथ जो है वो पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है और फूड को स्टोर करने में मदद करती है। Leaf, it grows out on stem and its branches from the nodes। यानी कि ये स्टेम से वो जो है ग्रो करता है, और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो नोड से ग्रो करती हैं। नोड हमने पढ़ा था, द पॉइंट from which leaf arises from the branch of stem।
लीफ ऑफ ब्रासिका कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अच्छा, जो लीफ होता है ब्रासिका का उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेटियोल और दूसरा होता है लैमिना। जो पेटियोल होता है इट इज लोअर स्टॉक लाइक पार्ट, ठीक है, जो स्टॉक होता है लीफ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं पेटियोल। और दूसरा होता है लैमिना, अपर ग्रीन एक्सपांडेड पोर्शन। ये यहाँ पर लैमिना ये शो किया गया है, ये जितना भी ऊपर वाला सरफेस होता है लीफ का, इस पूरे को हम कहते हैं लैमिना। There is a swollen vein in the middle of leaf known as midrib. अच्छा, जो ब्रासिका के लीफ होता है उसके बीच में एक सॉलिन वो होती है, वेन टाइप होती है, और उस जिसको हम कहते हैं मिडरिब। यहाँ पर डायग्राम में बनी हुई है, इट्स मिडरिब, जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होती है पूरी, ये ठीक है। फंक्शन ऑफ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो लीफ का फंक्शन क्या होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना। They are arranged in such a way that their upper surfaces remain directly exposed to sunlight while lower surface does not. ये इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं कि जो इनकी अपर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस होती है, उससे सनलाइट डायरेक्ट आके टकराती है और नीचे वाली सरफेस से नहीं टकराती। लीव्स हैविंग different upper and lower surfaces are called bifacial leaves. जो leaves होते हैं जिनकी ऊपर वाली सरफेस भी होती है, नीचे वाली सरफेस भी होती है, उनको हम कहते हैं bifacial leaves. Internal structure of leaf. It is composed of several distinct layers. Upper layer of leaf is called upper epidermis. Lower layer of leaf is called lower epidermis. Contains stomata and two guard cells. जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी दो लेयर, मतलब काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं। एक अपर लेयर होती है जिसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और एक लोअर लेयर होती है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं और दो गार्ड सेल्स भी पाए जाते हैं। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीसोफिल। जो टिश्यू होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीसोफिल, ठीक है। Mesophyll cells below the epidermis made a layer known as palisade layer. जो मीजो, अच्छा ये यहाँ पे ये देखिए डायग्राम में, ये रही हमारी अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और ये रही हमारी लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच में हमें पढ़ा था मीजोफिल होते हैं। अब कह रहा है कि अपर एपिडर्मिस के नीचे जो होते हैं जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, वो एक लेयर बनाते हैं जिसको हम पैलिसेड मीजोफिल कहते हैं, ठीक है। The cells next to palisade layer make another layer known as spongy layer, cells of which are irregular in shape and loosely arranged. जो पैलिसेड लेयर की बाद जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्पंजी मीसोफिल, ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई, एंड दिस वन इज आवर थर्ड लेयर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। जो स्पंजी लेयर के सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, ये देखिए इरेगुलरली, कोई सीधा जा रहा है, कोई उल्टा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है, तो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। फोटोसिंथ और इनके बीच में स्पेस भी होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन पैलिसेड एंड स्पंजी लेयर। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो पैलिसेड और स्पंजी लेयर के बीच में होती है। Leaves contains many veins or vascular bundles composed of xylem and phloem. जो लीफ होता है उसमें काफी ज्यादा वेन्स भी होती हैं और वैस्कुलर बंडल्स भी होते हैं जो कि बने हुए होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। रिप्रोडक्टिव पाथ, फ्लावर। ब्रासिका प्लांट bears small yellowish flowers। जो ब्रासिका प्लांट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे और येलो कलर के होते हैं, मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाए थे। They are arranged on young branches in a special way. This special arrangement of the flowers on the stem is called inflorescence. अच्छा, ये जो होते हैं यंग ब्रांचेस पे, यानी कि जो न्यू ब्रांचेस निकलती हैं उस पे एक पर्टिकुलर वे से अरेंज होते हैं, और उस वे को, जिस वे से ये लोग अरेंज होते हैं ऑन स्टेम, उसको कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब पार्ट्स क्या क्या होते हैं फ्लावर्स के, इस फ्लावर के, ब्रासिका के फ्लावर के। द फ्लावर इन ब्रासिका इज सिचुएटेड ऑन अ स्टॉक नोन एज पेडिसल। जो जो फ्लावर होता है ब्रासिका का वो एक स्टॉक पे खड़ा हुआ होता है जिसको हम पेडिसल कहते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैं आपको पेडिसल शो कर देती हूँ। ये स्टॉक लाइक एक होती है जिसपे फ्लावर खड़ा इनका सिचुएटेड होता है। द टिप ऑफ पेडिसल बियर्स थैलेमस। जो टिप होती है पेडिसल की उसको हम थैलेमस कहते हैं। ये देखिए ये है टिप, टिप हमारी, और ये हमारी नीचे स्टॉक।
The floral leaves are arranged in 4 halls on the thalamus from outside to central one in following order. सबसे पहले होता है कैलिक्स, ठीक है, बाहर की तरफ जो पेटल्स होते हैं लीफ के वो इस तरह से अरेंज होते हैं, बाहर की तरफ कैलिक्स होता है, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। कैलिक्स outermost hall and consists of 4 sepals, यानी कि जो कैलिक्स होता है ये सबसे बैरूनी हॉल होता है, पार्ट होता है, और ये 4 सेपल्स से बना हुआ होता है। Sepals are light green in color in young flowers but becomes yellowish as it matures, यानी कि जब न्यू फ्लावर बनता है तब उसमें लाइट ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर बढ़ता जाता है तो वो येलोइश कलर में मतलब चेंज हो जाते हैं। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फ्रॉम सनलाइट एंड रेन, यानी कि जो इनर पार्ट होता है फ्लावर का, जो जितने भी इनर पार्ट्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उन सबको कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है बाहर की रोशनी से, सनलाइट की और बारिश से। Corolla. This is the second hall and is composed of 4 free yellow petals, यानी कि जो कोरोला होता है वो 4 येलो पेटल्स से बना हुआ होता है, और ये सेकंड हॉल होता है, सेकंड पार्ट होता है। कोरोला हैव पेटल्स व्हिच मेक इट वेरी अट्रैक्टिव टू इंसेक्ट्स एंड thus हेल्प इन पॉलिनेशन। जो कोरोला होता है उसमें बहुत ज्यादा पेटल्स होते हैं कोरोला में, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, येलो कलर के होते हैं, किसमें, ब्रासिका प्लांट में, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उनकी तरफ आए, कोरोला की तरफ, और पॉलिनेशन में मदद करें। एंड्रोशियम एंड्रोशियम मेक्स थर्ड हॉल एंड लाइज इनसाइड द पेटल्स, यानी कि पहला था कैलिक्स, फिर था कोरोला, और उसके बाद एंड्रोशियम है थर्ड हॉल, और ये पेटल्स के अंदर पाया जाता है। Consists of 6 free stamens which are male reproductive organs of the flower, यानी कि जो एंड्रोशियम होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो 6 स्टेमन से बना हुआ होता है, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं फ्लावर का। स्टेमन्स इन ब्रासिका आर अरेंज्ड इन 2 सर्कल्स, यानी कि जो स्टेमन्स होते हैं ब्रासिका में जो कि 6 इन क्वांटिटी होते हैं, वो 2 सर्कल्स में अरेंज होते हैं, यानी कि 2 सर्कल्स बनाते हैं। एक आउटर सर्कल बनाता है, outer circle has 2 small stamens and inner circle has 4 long stamens, यानी कि जो आउटर बाहर वाला सर्कल होता है उसकी 2 छोटी स्टेमन्स पाई जाती हैं, और जो इनर सर्कल होता है वो किससे बना होता है, वो 4 लंबी स्टेमन से बना हुआ होता है। Each stamen has 2 well-defined parts. जितने भी स्टेमन्स होते हैं, मतलब हर स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। जो फिलामेंट होता है इट इज लोअर डेलिकेट स्टॉक, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। लो, स्टेमन्स इस शेप के होते हैं, ठीक है, इस शेप के होते हैं स्टेमन्स। तो ये क्या कह रहा है, जो फिलामेंट होता है वो कौन सा, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट, ओके। और एंथर जो होता है ये अपर स्वोलन पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि स्वोलन दिख रहा है, मोटा मोटा आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर, इसको हम एंथर कहते हैं। हैज सेवरल पॉलन ग्रेन्स, और जो ये एंथर होता है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। When anther matures, a longitudinal slit is made, which enables the pollen grains to escape. यानी कि जब ये एंथर जो सोलन पार्ट है, ऊपर का सर्कुलर पार्ट जो आपको नजर आ रहा है फिलामेंट के ऊपर, ये जब मेच्योर होता है तो ये सोलन होता जाता है, अपना साइज इसका बड़ा होता जाता है, और फिर इसमें एक स्लिट यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, एक कट पैदा होता है, जिसकी वजह से जो वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर जाते हैं एयर में। There are dark green nectares of small size at the base of Androecium and contain nectar, which is food of insects. यानी कि जो एंड्रोशियम होता है बेसिकली उसके नीचे की तरफ कुछ नेक्टेयर्स पाए जाते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं वो, और उनके अंदर नेक्टार पाया जाता है, और नेक्टार बेसिकली हनी लाइक सब्सटेंस है जो कि इंसेक्ट्स का खाना होता है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो एंड्रोशियम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एंड्रोशियम में हनी लाइक सब्सटेंस होता है जो कि इंसेक्ट्स का खाना होता है। When insects come to eat that nectar, pollen grains get attached to their bodies and transferred from one flower to another, results in pollination of flowers.
अच्छा, जब इंसेक्ट्स आते हैं एंड्रोशियम में वो नेक्टार, वो हनी लाइक सब्सटेंस खाने, तो उनके इंसेक्ट्स के जो पाँव होते हैं, लेग्स होते हैं, उनके साथ पाँव तो नहीं कह सकते, लेग्स जो होती हैं उनके साथ पॉलन ग्रेन्स अटैच्ड हो जाते हैं और फिर वही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर की तरफ जाता है तो इस तरह से वो पॉलन ग्रेन्स क्या ट्रांसफर करता है एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर की तरफ, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है और पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स की। गाइनोसियम, दिस इज द फोर्थ हॉल ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोर्शन। ये फोर्थ हॉल होता है और सेंट्रल पोर्शन यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है फ्लावर का वो गाइनोसियम बनाता है। द पार्ट्स ऑफ गाइनोसियम आर कॉल्ड कार्पेल्स हु आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट सॉरी यानी कि जो गाइनोशियम के पार्ट्स होते हैं वो उनको हम कार्पेल्स कहते हैं। जैसे कि एंड्रोशियम के पार्ट्स को हम स्टेमेंस कह रहे थे और वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसी तरह गाइनोशियम का जो पार्ट होता है उसको हम कार्पेल्स कहते हैं और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाए जाते हैं। इन ब्रासिका गाइनोशियम इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ टू कार्पेल्स। जो ब्रासिका होता है उसमें गाइनोशियम दो कार्पेल्स से बन के फिर बनता है। जैसे कि एंड्रोशियम में 6 स्टेमेंस थे, इसी तरह से गाइनोशियम दो कार्पेल्स से बनी हुई होती है। Each carpel is divided into three main parts: ovary, style and stigma. जो हर एक गाइनोशियम या सॉरी हर एक कार्पल होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ओवरी, इट इज लोअर सोलन पार्ट। ये देखिए ओवरी, ठीक है, कार्पल की ये लोअर नीचे की तरफ होती है और ये सोलन होती है। आप देख सकते हैं सबसे मोटी है, तो ये सोलन पार्ट होता है। उसके बाद आ जाती है कार्पल। उसके बाद आ जाती है स्टाइल। कार्पल एक्सटेंड्स एंड फॉर्म्स स्टाइल, यानी कि ये देखिए ये रहा स्टाइल। जो कार्पल होता है वो बढ़ता है अपनी साइज में और बढ़ने के बाद पहले ओवरी बनाता है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट होकर स्टाइल बना लेता है। स्टिग्मा इज द थर्ड पार्ट, स्टाइल स्वोलन टिप, यानी कि जो स्टिग्मा होती है वो स्टाइल की स्वोलन टिप होती है। ये देख सकते हैं ये टिप पे है ना स्टाइल की, तो ये स्वोलन टिप होती है स्टाइल की। तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। In ovary, many ovules are present which ripen into seeds and ovary into fruit. जो ओवरी होती है उनमें काफी ज्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सीड्स बनाते हैं और ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऐसे याद करें कि ओवरी में और फ्रूट में आर आ जाता है, ओवरी कंसिस्ट आर और फ्रूट में भी आर आता है, तो इससे याद रखें कि ओवरी हमेशा फ्रूट में चेंज होगी और जो ओव्यूल होगा वो सीड में चेंज होगा। Seeds and fruits of brassica are several in number and are small and nutty. जो seeds होते हैं ब्रासिका के फ्रूट में, मस्टर्ड के फ्रूट में जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और छोटे छोटे और हल्के होते हैं। फ्रॉग, अब हम फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉग लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, यानी कि जो फ्रॉग होता है वो जमीन पे भी रहता है और वो पानी में भी रहता है। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज लूज एंड स्लिपरी। जो स्किन होती है फ्रॉग की ये बहुत ज्यादा लूज होती है और स्लिपरी भी होती है, यानी कि हाथ लगाने से फौरन से फिसलता है हाथ हमारा, तो इस तरह से उसकी स्किन होती है। देयर इज अ मेम्ब्रेनस स्किन बिटवीन इट्स टोज व्हिच हेल्प्स इन स्विमिंग एंड मूव्स बाय जंपिंग ऑन लैंड, यानी कि एक मेम्ब्रेनस स्किन जो होती है इसके बीच में यानी कि दो टोज अगर होते हैं तो उसके बीच में स्किन होती है जो कि उसको फ्रॉग को जंपिंग में भी मदद करती है जब वो जमीन पे रहता है, और जब वो पानी में रहता है तो वो स्किन स्विमिंग में भी हेल्प करती है। इन मेल फ्रॉग फर्स्ट फिंगर इज थिकर देन अदर्स, क्योंकि जो मेल फ्रॉग में जो पहली फिंगर होती है वो बहुत मोटी होती है दूसरी फिंगर से। Frog has a head which is directly attached to the body and has two large bulging eyes. जो फ्रॉग का हेड होता है वो डायरेक्टली बॉडी के साथ अटैच होता है, यानी कि उसकी कोई नेक वगैरह नहीं होती, जैसे हम इंसानों की गर्दन होती है इस तरह से उनकी कोई नेक वगैरह नहीं होती। जो हेड होता है वो डायरेक्टली बॉडी के साथ अटैच होता है फ्रॉग का, और दो बाहर निकली हुई आईज होती है, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं इसके बाहर निकली हुई बल्जिंग आईज है। ठीक है, behind each eye is a circular area tympanic membrane which helps in hearing. जो सर्कुलर एरिया होता है हर आई के पीछे, या आप देख सकते हैं सर्कुलर आई है उसके पीछे एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्रॉग को सुनने में मदद करती है। एट द टिप of the snout
it has two openings called the external nostrils which helps in breathing. यानी कि स्नाउट की टिप पे दो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, बाहर की तरफ, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो कि फ्रॉग को सांस लेने में मदद करती है। फ्रॉग्स ले एग्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि जब बारिश होती है तब फ्रॉग जो है वो अपने एग्स जो है वो देता है। ड्यूरिंग विंटर दे बरी देमसेल्व्स इन द मड एंड स्टे देयर थ्रू आउट द प्रोसेस कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। यानी कि जब सर्दियां आती हैं, बहुत सख्त सर्दियां, तो वो जमीन के अंदर मिट्टी में दब जाते हैं और वहां पर रहते हैं पूरे विंटर में के दौरान, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग। अच्छा, फ्रॉग के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है इंटरनली और उसके क्या क्या सिस्टम्स है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। Digestive system. Organs involved in breakdown of complex food into simpler form makes up the digestive system. यानी कि digestive system को वो organs बनाते हैं जो कि complex food यानी कि जो complex food होता है उसको simpler form में जो तोड़ने में मदद करते हैं organs, वो मिलकर digestive system बनाते हैं। Consists of buccal cavity, यानी कि जो digestive system होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है buccal cavity। फूड enters into buccal cavity through mouth, यानी कि फूड जो है जब फ्रॉग लेता है तो वो माउथ के थ्रू बकल कैविटी में एंटर होता है। अपर जॉ हैज पॉइंटेड टीथ नॉट फॉर chewing but prevent food from slipping out of mouth, यानी कि जो अपर जॉ होता है, ऊपर वाला जो उसका जॉ होता है, उसकी फ्रॉग के अपर जॉ पे पॉइंटेड टीथ होते हैं, नोकीले। वो चबाने के काम नहीं आते, लेकिन वो इस चीज के काम आते हैं कि वो फूड को माउथ से बाहर न जाने दें। Tongue of frog is attached to in front to the floor of buccal cavity and free behind, which allows frog to throw it outward. यानी कि जो जबान होती है फ्रॉग की, जैसे कि हमारी होती है, वो पीछे की तरफ अटैच होती है और आगे की तरफ फ्री होती है। इस तरह से फ्रॉग की नहीं होती, फ्रॉग की उल्टी होती है। आगे की तरफ से फ्रॉग की जुबान जो है वो अटैच होती है और पीछे की तरफ फ्री होती है, जिसकी वजह से वो इजीली अपनी जुबान थ्रो करके और किसी भी इंसेक्ट को, प्रे को अंदर स्वेलो कर देता है। मैंने आगे पिक्चर भी रखी हुई है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रॉग्स फीड मेनली ऑन इंसेक्ट्स। फ्रॉग्स जो है वो इंसेक्ट्स खाते हैं। ये देखें, इसकी आगे की तरफ से अटैच्ड है फ्रॉग की फर्स्ट डायग्राम में, और ये प्रे को ऐसे टैग करता है फौरन से, और फिर जो है अपनी जुबान को रोल कर कर अंदर ले जाता है। Pharynx. Buccal cavity opens into pharynx which leads into a wide tube, esophagus. जो buccal cavity होती है वो pharynx में खुलती है, जिसे हमें पढ़ा था कि पहले माउथ में फूड एंटर होता है, उसके बाद buccal cavity में, and then into the pharynx. pharynx के बाद esophagus में चला जाता है फूड। Immediately behind the tongue on the floor of the pharynx is a slit-like opening, the glottis, which opens into lungs. यानी कि जो टंग होती है, pharynx के पास जो freely moved टंग होती है, उसके बाद फौरन से एक ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और वो लंग्स में ओपन होती है। यानी कि फूड लंग्स में भी जा सकता है और ईसोफेगस में भी जा सकता है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही फ्रॉग अपना खाना निकलता है तो ग्लॉटिस जो है वो लंग्स वाली जो ओपनिंग होती है उसको बंद कर देता है और फूड डायरेक्टली ईसोफेगस में एंटर हो जाता है। ईसोफेगस एंड स्टमक। Pharynx opens into a wide tube called esophagus or gullet. जो pharynx है वो जाके खुलता है ईसोफेगस में या गलेट में, ठीक है। ट्रांसपोज फूड इनटू स्टमक। अच्छा, जो ईसोफेगस होता है बेसिकली वो स्टमक की तरफ फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम pharynx। Stomach is thick-walled muscular sac, interior end of which is called cardiac end, while posterior end is called pyloric end. जो स्टमक होता है उसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है, उसके इंटीरियर पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक एंड और उसके स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक एंड। फूड आफ्टर एंटरिंग स्टमक गेट्स मिक्स्ड with an enzyme pepsin which partially digests proteins. जो फूड होता है जब वो स्टमक में इंटर हो जाता है उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होती है। डाइजेशन तो खैर, हाँ, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होती है। और कैसे स्टार्ट होती है, क्योंकि फूड जो है वो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि स्टमक रिलीज करता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। फूड इन स्टमक चेंजेस इनटू अ पेस्ट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड काइम। पेप्सिन के साथ मिलने के बाद जब डाइजेशन होती है थोड़ी बहुत फूड की, तो वो एक पेस्ट में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं काइम। इंटेस्टाइन. It is long, narrow, coiled tube
यानी कि स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है फूड। डिविजिबल इनटू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये इंटेस्टाइन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। Partially digested food from stomach enters the small intestine and digestion is completed. जो partially यानी कि जो थोड़ा बहुत digested food होता है जो कि stomach में digested होती है उसके बाद वो small intestine में enter करता है, और small intestine में enter होने के बाद जो food की digestion होती है वो complete हो जाती है. Digested food is absorbed into the blood from the small intestine. और जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अनडाइजेस्टेबल पार्ट्स ऑफ फूड एंटर लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो कॉल्ड रेक्टम. जो अनडाइजेस्टेड यानी कि जो फूड के वो पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते फ्रॉग की बॉडी में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं जिसको हम रेक्टम भी कहते हैं. शॉर्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड क्लोका. जो शॉर्ट सबसे आखिरी पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये है क्लोका, ये टर्मिनल पार्ट है, ओपनिंग है बेसिकली. और फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इस ओपनिंग से, क्लोकल ओपनिंग के थ्रू या क्लोकल अपर्चर जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाता है फ्रॉग की बॉडी से. Liver and pancreas. Liver is large reddish brown gland located adjacent to stomach. यानी कि जो लिवर है वो बहुत बड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो स्टमक के साइड पे होता है. इट्स सीक्रेशन इज नोन एज बाइल. जो लिवर जो भी सीक्रेशन करता है उसको हम बाइल कहते हैं. बिटवीन द लोब्स ऑफ लिवर इज अ राउंडेड पाउच कॉल्ड द गॉल ब्लैडर व्हिच स्टोर्स बाइल. लिवर के जितने भी लोब्स होते हैं उसके बीच में गॉल ब्लैडर पाया जाता है. यहाँ पर मैं आउटलाइन कर देती हूँ. ये देखिए गॉल ब्लैडर आ गया, यहाँ पर लिवर आ गया. ये दो लिवर के लोब्स हैं, इनके बीच में गॉल ब्लैडर लाया करता है और ये बाइल को स्टोर करने में हेल्प करता है. अ बाइल डक्ट arises from it and joins the pancreatic duct. जो बाइल डक्ट होती है वो गॉल ब्लैडर से अराइज करती है, ये देखिए ये निकल रही है, और फिर पैनक्रियाटिक डक्ट में जाके एंटर करती है. Pancreas lies between the stomach and small intestine. जो pancreas होता है, देखिए ये रहा pancreas, और ये पीछे इसकी तरफ ये देखें, ये लीफ लाइक होता है pancreas, और ये stomach और small intestine के बीच में पाया जाता है. और जो ये सीक्रेट करता है pancreas उसको हम कहते हैं pancreatic juice. Pancreatic duct together with bile duct join to form common hepatopancreatic duct which opens into duodenum. यानी कि जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि पैनक्रियास से निकलती है वो बाइल डक्ट्स के साथ ज्वाइन करती है जो कि लिवर से निकल रही है. ठीक है, वो दोनों मिलकर हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं और फिर ये ओपन होती है जाके ड्यूडेनम में. Digestion. It is a process in which complex form of food is converted to simpler digestible form by action of enzymes. Digestion क्या होती है बेसिकली, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर डाइजेस्टिबल फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि उस फॉर्म में चेंज होता है जिसमें डाइजेशन इजी हो. किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से. Respiratory system. Energy is required by every organism to carry on life activities, and for that purpose oxygen is necessary, and in turn organisms produce carbon dioxide as waste product. यानी कि एनर्जी जो होती है वो हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ कैरी ऑन कर सके, और इस चीज के लिए ऑक्सीजन, उस एनर्जी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है. और जब ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म यूज करता है तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. In short, taking in of oxygen and producing carbon dioxide as waste product is called respiration. यानी कि जो ऑक्सीजन का अंदर जाना बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना एज वेस्ट प्रोडक्ट, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. It is divided into two phases, यानी कि जो respiration है वो दो phases में divided है, gaseous exchange और extracellular respiration and cellular respiration. यानी कि gaseous exchange होती है एक, जिसको मतलब जो बाहर एयर में जो एयर होती है, गैस होती है एयर में जो, उसके साथ जो बॉडी के अंदर जो गैसेस होती है उन दोनों की एक्सचेंज होती है. और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन, यानी कि सेल्स के अंदर गैसेस कैसे जाती हैं. We will only discuss about gases exchange, यानी कि
आप लोगों की बुक में सिर्फ और सिर्फ गैसेस एक्सचेंज के बारे में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम सिर्फ अभी गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। Frogs has three types of respiration on the basis of gaseous exchange। ये frogs की तीन टाइप्स होती हैं respiration की gaseous exchange के basis पे। एक pulmonary respiration, cutaneous respiration and third one is buccal respiration। यानी कि frog इन तीन तरीकों से respire करता है। Pulmonary respiration, gaseous exchange which takes place in lungs is called pulmonary respiration। यानी कि वो gaseous exchange जो कि lungs के थ्रू हो, यानी कि gases का exchange होना with the help of lungs, that process is known as pulmonary respiration। Frog has two lungs with balloon-like structure, यानी कि frog के दो lungs होती हैं और वो balloon-like होती हैं। It has two surfaces, outer surface and inner surface। Outer surface is smooth, यानी कि जो outer surface होती है वो बहुत ज़्यादा smooth होती है, और जो inner surface होती है, it has a numerous pores and increased area for gases exchange। ठीक है, ये देखें, अगर हम ये न्यूमरस, ये है इनर लेयर, ठीक है, और ये है आउटर लेयर, सॉरी, और जो इनर लेयर है ये बनाती है बहुत ज्यादा पोर्स इस तरह से, छोटे छोटे बहुत ज्यादा, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। किस चीज के लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। ईच लंग हैज a bronchus at its upper end and is richly supplied by blood vessels। यानी कि जो हर लंग होती है उसके पास ब्रोंकस होता है एट इट्स अपर एंड। यहाँ पे देखें, ये है ब्रोंकस, ठीक है, हर लंग के पास ब्रोंकस होता है, और हर जो लंग होती है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होता है। एयर जो है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके रख दिया है, एयर जो है सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में एंटर होती है, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स में एंटर होती है, उसके बाद ग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स में एंटर होती है, फिर ब्रोंकाई और फिर लंग्स में। ये आप कहीं अपनी बुक वगैरह में नोट कर लें, आपको इजी रहेगा इसे याद करना। Cutaneous respiration, gases exchange which is carried out by skin is called cutaneous respiration। यानी कि वो gases exchange जो कि skin के थ्रू हो, उसको हम cutaneous respiration कहते हैं। Frogs uses skin as respiratory organ during swimming and hibernation। यानी कि frog जो है वो cutaneous respiration कब करते हैं? जब वो पानी के अंदर होते हैं, या तो फिर जब वो hibernation में होते हैं, यानी कि जब वो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं during winter season, तब। Oxygen diffuses into blood through skin and carbon dioxide diffuses out by blood capillaries। जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में जाता है स्किन के थ्रू। अच्छा, ये सारा प्रोसेस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो स्किन के थ्रू ब्लड में एंटर होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू स्किन की तरफ जाता है और फिर वहां से डिफ्यूजेस आउट हो जाता है, यानी कि बाहर चला जाता है। Buccal respiration, gases exchange which takes place through lining of buccal cavity between air and blood is called buccal respiration। यानी कि वो गैसेस एक्सचेंज जब बकल कैविटी की लाइनिंग से हो, यानी कि मुंह की एक कोई लाइनिंग होती है उससे जब रेस्पिरेशन होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है बिटवीन एयर एंड ब्लड, उसको हम कहते हैं बकल रेस्पिरेशन। The lining of buccal cavity is thin, moist, and richly supplied with blood capillaries, which makes it easier for frog to respire। जो यानी कि जो buccal cavity, जो मुंह माउथ के बाद जो कैविटी होती है उसको हम buccal cavity कहते हैं, उसकी लाइनिंग बहुत पतली होती है और हमेशा मॉइस्ट होती है, यानी कि पानी से वो भरी हुई होती है, मॉइस्ट होती है, और उसमें बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसकी वजह से फ्रॉग इजीली जो है वो बकल रेस्पिरेशन कर सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, blood transports nutrients and oxygen in body and helps to get rid of waste products by a system or process called circulatory system। यानी कि जो ब्लड होता है वो बॉडी में जो जरूरी गिजा होती है बॉडी के लिए, वो और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो लेकर ट्रांसपोर्ट करता है जहां जहां बॉडी में नीड होती है, और जितने भी बॉडी में जहां जहां वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उनको लेकर और एक्सक्रीट करने में मदद करता है, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ब्लड उन सारे मटेरियल्स को लेकर जाता है। और ये सारा जो प्रोसेस होता है वो एक सिस्टम के तहत होता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अब हम आगे पढ़ेंगे। Frog has a circulatory system in which blood flows in a closed circuit of blood vessels and pumped by an organ called heart। यानी कि जो circulatory system होता है
ये बेसिकली हार्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप होता है और ब्लड को पूरी बॉडी तक जो है वो ट्रांसफर होने में मदद करता है। तो इस वजह से इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही कहते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि जो फ्रॉग होता है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जितना भी ब्लड होता है वो क्लोज्ड वेसल्स में ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स द बॉडी, और एक ऑर्गन की तहत जो है वो पंप होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ यानी कि फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम इन चीजों से बना हुआ होता है। फर्स्ट इज हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड जो है वो दूर की तरफ लेकर जाती हैं। देखिए आर्टरीज में ए आता है और अवे में भी ए आता है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स टेक ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, यानी कि हार्ट की तरफ लेकर आती है वेन्स। कैपिलरीज एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड, यानी कि जितना भी मटेरियल होता है उसको ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज करने में मदद करती है। कौन? कैपिलरीज। हार्ट, इट इज कॉनिकल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, यानी कि ये कॉनिकल शेप होता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इस शेप को हम कॉनिकल शेप कहते हैं। और ये पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि पंप होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ बॉडी कैविटी, जो हमारी बॉडी होती है उसके इंटीरियर रीजन पे होता है, यानी कि आगे की तरफ होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा जो है लेफ्ट की तरफ होता है। कवर्ड बाय लेयर नोन एज पेरिकार्डियम, यानी कि हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जो हार्ट होता है वो पूरी जिंदगी काम करता रहता है, कभी बीच में नहीं रुकता है। यानी हार्ट रुक गया मतलब जिंदगी खत्म। The contraction and expansion or relaxation of heart is known as heartbeat, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन और उसी वक्त जो रिलैक्सेशन होती है, यानी कि दोनों चीजें मिलकर एक हार्ट बीट बनाती है। Frog heart has three chambers, right auricle or atrium, left auricle or atrium, and third one is ventricle, यानी कि frog का जो दिल होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। ऊपर वाले दो होते हैं, एक राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, दूसरा होता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला होता है वो होता है वेंट्रिकल। The truncus arteriosus arises from ventral side of ventricle and divides into two branches, each of which divides into three arteries. ये कह रहा है कि जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है, मैं आप लोग को डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखें, मैं हाईलाइट कर रही हूँ ट्रंकस आर्टीरियोसिस को। ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस, और ये इसका हार्ट का वेंट्रल व्यू, यानी कि आगे वाला व्यू। अब कह रहा है जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए, ये 1 और ये 2। ठीक है, और जो हर एक ब्रांच होती है ट्रंकस आर्टीरियोसिस की, वो फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। तो ये कहना चाह रहा है। Sinus venosus formed by major veins is a triangular sac opens into right atrium. Both of these called accessory chambers. अब यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा साइनस विनोसिस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो साइनस विनोसिस होता है वो कैसे बनता है। वो बहुत मेजर वेन्स जो होती हैं वो मिलकर आपस में आखिर में साइनस विनोसिस बनाती हैं जब वो हार्ट की तरफ पहुंच जाती हैं। और साइनस विनोसिस बेसिकली ट्रायंगुलर शेप है, एज यू कैन सी इन डायग्राम, और ये राइट एट्रियम में जाकर खुलता है। और साइनस विनोसिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस दोनों को हम कहते हैं एसेसरी चैम्बर्स। इन हार्ट ब्लड फ्लोज इन टू पाथवेज, यानी कि फ्रॉग के हार्ट में ब्लड जो है वो दो तरीकों से फ्लो होता है। द फर्स्ट वन इज pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs and enters left auricle, यानी कि कह रहा है जो pulmonary veins होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कैरी करती हैं, यानी कि लंग से उठाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑरिकल में जाकर एंटर हो जाती हैं। Second one is sinus venosus gets deoxygenated blood from all other parts of body and reaches right auricle, यानी कि कह रहा है कि जो साइनस विनोसिस हमने जो अभी डिस्कस किया कि वो मेजर वेन्स से बनता है, और वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कह रहा है कि जो साइनस विनोसिस है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है और राइट ऑरिकल में जाकर ओपन होता है।
When two auricles contract, blood is pushed into single ventricle. अच्छा, अब जो right auricle और left auricle, यानी कि left auricle में oxygenated blood आ रहा था और right auricle में deoxygenated blood आ रहा था. जब दोनों ऑरिकल्स एक साथ कांटेक्ट होते हैं तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वो सिंगल वेंट्रिकल में आ जाता है. Ventricle upon contraction pushes blood into truncus arteriosus. यानी जब ventricle कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो ट्रंकस आर्टीरियोसिस में आ जाता है. From here it enters. अच्छा, ट्रंकस आर्टीरियोसिस में इंटर होने के बाद ये कहाँ एंटर होता है? पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर होता है, सिस्टमेटिक आर्टरीज में एंटर होता है और कैरोटिड आर्टरीज में एंटर होता है. ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज में वो ब्लड एंटर होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड होता है. तो वो पल्मोनरी आर्टरीज फौरन से लंग्स की तरफ लेकर चली जाती है ब्लड को, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके. ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेंट्रिकल तो एक था और वो जो एट्रियम थे या ऑरिकल थे वो तो दो थे, तो मतलब वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड मिक्स नहीं हो जाता होगा. देखिए, इतनी फास्टली ये सारा प्रोसेस होता है कि ब्लड को मिक्स होने का टाइम ही नहीं मिलता. ठीक है, तो फौरन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो थोड़ा जो है वो सिस्टमेटिक आर्टरीज में जाता है और थोड़ा कैरोटिड आर्टरीज में. सिस्टमेटिक आर्टरीज जो है वो पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको सप्लाई करती हैं और जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं वो ब्रेन तक ब्लड को लेकर जाती हैं. Arterial system. Arteries are the vessels which carry blood away from heart by a process known as arterial system. यानी कि arteries basically vessels होती हैं जो कि blood को body से दूर लेकर जाती हैं. बॉडी से नहीं, सॉरी, हार्ट से दूर लेकर जाती हैं एक प्रोसेस के तहत जिसका नाम होता है आर्टीरियल सिस्टम. कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स. यानी कि आर्टीरियल सिस्टम 3 कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होता है. फर्स्ट वन इज पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज which supply deoxygenated blood to lungs. यानी कि जो deoxygenated blood जो है वो lungs को सप्लाई करती हैं. कौन? Pulmocutaneous arteries. Carotid arteries supply oxygenated blood to various parts of head. Systematic arteries carry oxygenated blood to all parts of body except lungs and head region. यानी कि जो systematic arteries होती हैं, third one, ये oxygenated blood पूरी बॉडी के पास लेकर जाती हैं सिवाय लंग्स के, जिसको सप्लाई करते हैं कौन? Pulmocutaneous arteries और हेड रीजन के अलावा. यानी कि हेड रीजन को कौन सप्लाई करता है? वो नहीं, कैरोटिड आर्टरीज. Venous system. Veins are the vessels which carry blood towards the heart by a system known as venous system. यानी कि veins basically vessels होती हैं, ये blood को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं एक सिस्टम के तहत जिसको हम कहते हैं venous system. It comprises of following major components: pulmonary veins, precaval veins and postcaval veins. Pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs and bring it to left auricle. यानी कि जो pulmonary veins होती हैं lungs से oxygenated blood कैरी करती हैं. lungs की तरफ oxygenated blood कौन लाया था? हमने अभी पढ़ा, pulmocutaneous arteries. ओके, अब pulmonary veins वो oxygenated blood जब हो जाता है तो वो left auricle की तरफ लेकर आती हैं. Precaval veins carry deoxygenated blood from head and forelimbs and is formed by several veins. अच्छा, जो precaval veins होती हैं ये बहुत सारी veins से बनी हुई होती हैं और ये blood जो है वो सर से यानी कि हेड और फोरलिम्ब से, जो यानी कि जो अपर लिम्ब होता है हमारे हाथ वगैरह, ये वो इनसे ब्लड कैरी करती है. कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैरी करती है प्रीकैवल वेन्स. और जो पोस्ट कैवल वेन्स होती हैं, blood from all lower parts of body is collected through veins which join together to form postcaval veins. यानी कि लोअर पार्ट जो होता है बॉडी का, एब्डोमेन और उससे नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसके जितने भी वहां से जितनी भी वेन्स ब्लड कैरी करती है वो आखिर में आपस में मिलकर पोस्ट कैवल वेन्स बनाती हैं. Both precaval and postcaval vein open into sinus venosus from where blood is pumped in right auricle. अच्छा, हमने sinus venosus डिस्कस कर चुके हुए हैं. तो ये कह रहा है प्रीकैवल और पोस्टकैवल वेन्स दोनों जो है वो मिलकर साइनस वेनोसिस में खुलती हैं और फिर साइनस वेनोसिस राइट ऑरिकल में ब्लड को पंप कर देता है. पोर्टल सिस्टम, ये भी वीनस सिस्टम का एक टाइप है. Set of veins which collect blood from one organ and discharge it into another organ are called portal veins. यानी कि एक बेसिकली वेन्स का पूरा सेट होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है, यानी कि ब्लड को उठाता है एक ऑर्गन से
और फिर दूसरे ऑर्गन तक लेकर जाता है। इस सिस्टम को, जो कि ये पूरा सिस्टम जिन वेन्स से होता है उन्हें हम कहते हैं पोर्टल वेन्स, और पूरे सिस्टम को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। The set of veins draining their blood into liver are included in hepatic portal system. अच्छा, ये कह रहा है कि जो भी जितना भी ब्लड होता है हमें पता है कि ब्लड लिवर के पास जाता है, ठीक है, ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स वगैरह है वो मर सके। तो ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से उठाना ब्लड और फिर लिवर की तरफ लेकर जाना, जिस सिस्टम की तहत होता है उसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल। The set of veins draining their blood into kidneys are included in renal portal system. यानी कि वो जो किडनीज की तरफ ब्लड लेकर जाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ, यानी कि किसी भी ऑर्गन से किडनीज की तरफ जो लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। Excretory system. Excretory system is made up of set organs that are involved in process of excretion. यानी कि excretory system उन organ से बना हुआ है जो कि excretion के process में मदद करते हैं। कौन कौन से थे? जैसे कि किडनीज, फिर यूरेटर्स, फिर यूरेथ्रा वगैरह, ब्लैडर, और ये सारी जो चीजें होती है मिलकर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। This function is performed mainly by kidneys and filters out excretory matter from blood and pass it in the form of urine. यानी कि ये जो excretory system वाला पूरा जो सिस्टम होता है ये ज्यादातर किडनीज परफॉर्म करती हैं, और जो excretory matter होता है, जितना भी ब्लड में यानी कि जो गैर जरूरी मैटर होता है उसको बॉडी से पास कर देती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। देयर आर 2 किडनीज इन फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग में 2 किडनीज होती हैं, वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। द यूरिन इज कैरीड फ्रॉम किडनीज बाय अ पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स व्हिच ओपन इनटू क्लोका। यानी कि जो यूरिन होता है बेसिकली वो किडनी से यूरेटर्स की मदद से कैरी होता है। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक मिनट। समथिंग ये पेयर शेप्ड किडनी है, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे दूसरी किडनी है। अब जो यूरेटर्स होते हैं बेसिकली वो इस तरह से होते हैं, यहाँ से भी एक ट्यूब निकला और यहाँ से भी एक ट्यूब निकला, ठीक है। फिर यहाँ पर होता है एक ब्लैडर टाइप क्लोका, समथिंग लाइक दिस। एक्सक्यूज माय ड्राइंग। तो ये जो ट्यूब्स हैं जो लंबे लंबे धागे नुमा आपको नजर आ रही है, बेसिकली ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं, और ये क्लोका में जाके ओपन होते हैं। From cloaca, it either passes into cloacal aperture or is stored for some time in urinary bladder. क्लोका से ये क्या कह रहा है कि डायरेक्टली क्लोकल अपर्चर के थ्रू ये पास हो जाते हैं बॉडी से बाहर यूरिन, या तो फिर कुछ देर के लिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है यूरिन। Reproductive system. Process of production of offspring from parents is known as reproductive system. यानी कि वो एक प्रोसेस, वो एक सिस्टम पूरा जिससे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट इन फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। Reproductive organs consist of gonads, cells, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्रॉग में वो बेसिकली गोनेड सेल्स होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवरी, और ये जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो मेल गोनेड होता है यानी कि टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल गोनेड होती है जो कि ओवरी होती है वो ओवम प्रोड्यूस करती है। एंड द डक्ट्स पास देम आउट ऑफ बॉडी, और एक डक्ट्स होती है बेसिकली गोनेड्स में जो कि ये जो सीक्रेशंस होती हैं इनको बॉडी से बाहर पास करवाने में हेल्प करवाती हैं। गोनेड्स आर लोकेटेड नियर किडनीज, यानी कि फ्रॉग में जो किडनीज होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं वो गोनेड्स उन किडनीज के करीब ही लोकेटेड होती हैं, यानी कि वहां पर प्रेजेंट होती हैं। द ओवा आर रिलीज्ड इनटू वाटर थ्रू द क्लोका इन मीटिंग सीजन, यानी कि फ्रॉग्स का एक बेसिक मीटिंग सीजन होता है जिसमें मीटिंग होती है। तो ओवा जो है वो फीमेल फ्रॉग में से रिलीज सिर्फ उस मीटिंग सीजन में होता है। वो ओवा रिलीज होता है बॉडी से फीमेल की थ्रू द सिस्टम, थ्रू बाय द हेल्प ऑफ डक्ट्स, और वो पानी में सीक्रेट हो जाता है। मेल्स प्रोड्यूसेस स्पर्म्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस इनटू वाटर नियर एग्स। और जो मेल होता है जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, और स्पर्म बॉडी से रिलीज होते हैं पानी में विद द हेल्प ऑफ डक,
और ये जो मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म वो ब्रीडिंग सीजन में प्रोड्यूस करता है, और फीमेल किस में प्रोड्यूस करेगी, मीटिंग सीजन में, मतलब जिसमें इनकी मीटिंग वगैरह होती है उस सीजन में। ईच स्पर्म फ्यूजेस विद एग एंड अ न्यू फ्रॉग स्टार्ट्स डेवलपिंग, यानी कि हर जो स्पर्म होता है वो एग के साथ फ्यूज होता है, मिलता है और फिर नया फ्रॉग बनने लगता है। Nervous system. Nervous system includes set of organs which control and coordinate all activities of body, and that is known as nervous system. लेकिन nervous system में वो सारे के सारे organs आ जाते हैं जो कि body की activities को control करते हैं, और कौन सी एक्टिविटी को कौन दूसरी एक्टिविटी के साथ चलना है, इस सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। It is composed of two parts: the central nervous system, which includes brain and spinal cord. The peripheral nervous system comprises of nerves which controls the central nervous system with various parts of body. यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली दो में फर्दर में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स वगैरह आ जाती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी पार्ट से कनेक्ट करती हैं। The brain is protected in skull and spinal cord and is enclosed in a vertebral column. अच्छा, कह रहा है कि जो ब्रेन होता है, अब हमने बताया ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब कह रहा है कि जो ब्रेन है वो स्कल से कवर्ड होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होती है। The brain consists of following regions: olfactory lobes, यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा होगा, olfactory lobes सबसे ऊपर, फिर आता है cerebral hemispheres, सेकंड नंबर पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा। फिर आ जाते हैं ऑप्टिक लोब्स, ये आपको नीचे नजर आ जाएंगे। ऑप्टिक लोब्स कौन से होते हैं मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करके दिखाती हूँ। ये देखें, these are optic lobes. Okay, the part between optic lobes and hemispheres is known as diencephalon. यानी कि जो पार्ट होता है बिटवीन हेमीस्फीयर, ये देखें ये रहा आपका सेरेब्रल हेमीस्फीयर, ओके, और ये आपका ऑप्टिक लोब आ गया। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो आपका पार्ट होता है, यानी कि दिस वन, ये देखें आपको कैविटी टाइप नजर आ रही होगी, ये ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइनसेफेलोन। On dorsal surface of it is present pineal body, while on ventral surface pituitary gland is attached. यानी कि जो इसकी आगे वाली सरफेस होती है डाइनसेफेलोन की, वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, पिनियल बॉडी होती है, पिनियल ग्लैंड होता है। किसके आगे पीछे, डाइनसेफेलोन के। लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebellum and medulla oblongata, यानी कि जो लार्ज पार्ट होता है उसमें वो cerebellum आ जाता है, cerebellum, कुछ लोग कहते हैं cerebellum, कुछ कहते हैं cerebellum, whatever you wanna call it, और यहाँ पर होता है medulla oblongata, okay. Spinal cord, it starts from posterior end of medulla oblongata like a thick thread, यानी कि जो medulla oblongata होता है उसके पीछे की तरफ से एक मोटा नुमा धागा निकलता है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। It passes through a hole in skull and enters vertebral column, यानी कि स्कल में एक होल होता है, यानी कि एक होल, आप समझ सकते होंगे क्या होता है, एक होल होता है, उससे स्पाइनल कॉर्ड निकलता है और वर्टिब्रल कॉलम में एंटर हो जाता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कवर कर लेता है पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को। Brain and spinal cord are not hard as they have system of canals filled with fluid. लेकिन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो बेसिकली हार्ड नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर जो है वो बहुत सारे कैनाल्स होते हैं, खाली जगह होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड भरा हुआ होता है। वो सिर्फ जैसे ब्रेन स्कल से और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये दोनों बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। Olfactory lobes, they are associated with sense of smell. अच्छा, हमने पीछे देखा था olfactory lobes, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि olfactory lobes करते क्या है, यानी कि जो फ्रॉग स्मेल वगैरह करता है वो olfactory lobes करवाने में मदद करते हैं। Cerebral hemisphere is site of intelligence and memory.
जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, मैं पीछे डायग्राम में आपको दिखा चुकी हूँ, वो इंटेलिजेंस और मेमोरी के लिए काम करता है। डाइनसेफेलॉन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी एंड आल्सो कंट्रोल्स सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। देखिए जो डाइनसेफेलॉन होता है बेसिकली वो इंटरनल यानी कि अंदरूनी और जो बैरूनी इन्वायरमेंट की बॉडी के पास जितने भी मैसेज आते हैं, यानी कि बाहर से जितने भी बॉडी को मैसेज आते हैं या अंदरूनी जो भी मैसेजेस होते हैं वो सब के सब डाइनसेफेलॉन के पास जाते हैं और उसकी वजह से जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं वो सब डाइनसेफेलॉन करवाते हैं। जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद आईज एंड विजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्टिक लोब्स ये रहे, ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और आंखों की जो रोशनी वगैरह होती है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये सब हम फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं। Cerebellum and medulla oblongata coordinate body movements and maintain balance of body। इनके जो cerebellum और medulla oblongata होता है ये बॉडी के मूवमेंट्स को एक साथ करवाते हैं, यानी कि अगर बंदा चल रहा है तो उसके साथ उसकी कमर को भी चलाने में मदद करता है। सॉरी, ये बंदे के लिए नहीं पढ़े, हम फ्रॉग के लिए पढ़ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ ट्रंक एरिया, यानी कि पूरी बॉडी में कब कहाँ मूवमेंट होनी है वो सब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। Sense organs. Frog has many types of receptors which gives information about external environment। यानी कि फ्रॉग के पास बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बाहर का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में अंदर की बॉडी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। These receptors send sensations to the CNS via nerves। यानी कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बाहर कोई भी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा होता है तो ये क्या करते हैं, सेंसेशन सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। इट्स स्किन हैज मेनी स्मॉल रिसेप्टर्स फॉर द सेंस ऑफ टच। यानी कि जो फ्रॉग की स्किन होती है उसमें बहुत छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं ताकि कोई अगर टच करे तो फ्रॉग को फौरन से फील हो जाए। Its nostrils has olfactory receptors for the sense of smell। यानी कि nostrils में जो उनके नाक के सुराख होते हैं बेसिकली उनको हम nostrils कहते हैं। फ्रॉग की nostrils पे olfactory receptors होते हैं ताकि वो सूंघ सके। Its tongue has taste buds for the sense of taste। यानी कि फ्रॉग की टंग में टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं ताकि वो टेस्ट कर सके। Ears are used for receiving sound waves and eyes for receiving light। Okay? Ear. In frog, the organ of hearing is the ear। Outermost part of ear is tympanic membrane। यानी कि जो ear का कान का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं tympanic membrane। Here you can see in diagram। Okay? On inner side of this membrane is a cavity known as tympanic cavity। और इसके inner side पे एक cavity होती है। ठीक है, ये जो आपको ये वाली लाइन नजर आ रही होगी ये बेसिकली कैविटी होती है और इसको हम कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। ओके, यहाँ पर वो शो नहीं की गई लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। दिस कैविटी कंटेन्स 3 स्मॉल रॉड लाइक बोन्स नोन एज ऑसिकल्स। ये जो कैविटी होती है इसमें 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑसिकल्स। इंटरनल एयर कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यानी कि जो अंदरूनी जो एयर होता है उसमें 3 सर्कुलर यानी कि गोल नुमा कैनाल्स होते हैं। These canals are filled with the fluid and sensory cells। अच्छा, ये जो 3 सेमी सर्कुलर यानी कि आधे गोल होते हैं और आधे किसी और शेप की, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और कुछ सेंसरी सेल्स भरे हुए होते हैं। When sound waves strike the tympanic membrane, it is set into vibration। यानी कि जब साउंड की वेव्स tympanic membrane की तरफ आती हैं, tympanic membrane से टकराती हैं तो वाइब्रेशन होने लगती है मेम्ब्रेन में। These vibrations vibrate the internal ear and thus sound waves stimulate the hearing receptors in the inner ear। ये जो vibrations होती हैं ये further internal ear को vibrate करवाती हैं और जिसकी वजह से जो है फ्रॉग को सुनाई देता है कि ओ ओके वाइब्रेशंस हो रही है, ये इस चीज का साउंड है। इस तरह से इनर ईयर तक वाइब्रेशंस ये साउंड्स आते हैं। The internal ear also keeps the balance of body। यानी कि जो इंटरनल ईयर होता है अंदरूनी कान होता है फ्रॉग का वो बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने में भी मदद करता है। आई। The frog has 2 eyes on each side of the head। यानी कि फ्रॉग की 2 आंखें होती हैं, एक हेड के राइट तरफ और दूसरी हेड के लेफ्ट तरफ।
innermost layer of wall of an eye is the sensory retina. It contains photoreceptor cells. यानी कि जो सबसे inner layer होती है वो retina कहलाती है और उसमें photoreceptors होते हैं. Outside retina is choroid which supply nutrients to the retina. यानी कि retina जो कि सबसे last layer होती है eye की इनरमोस्ट लेयर होती है उसके बाहर कोरॉइड होती है जो कि जितने भी खुराक या ग़िज़ा वगैरह होती है वो रेटिना को प्रोवाइड करती है. Outermost layer of the eye is sclerotic layer which is hard and provides shape to the eyeball. अगर जो सबसे बहरूनी लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है सेंसरी रेटिना. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्क्लेरोटिक लेयर वो सबसे हार्ड होती है और वो आई को शेप प्रोवाइड करती है. The interior transparent part of the eye is called cornea. जो आगे और सबसे transparent part होता है उसको हम cornea कहते हैं. Behind cornea is iris. Iris has an opening called pupil. Behind pupil is the lens of the eye. अच्छा ये कह रहा है कि कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर होती है आंख के बाहर उससे पीछे आइरिस होता है और आइरिस में एक ओपनिंग होती है छोटी सी जिसको हम कहते हैं प्यूपिल और उस प्यूपिल के पीछे लेंस होता है आंख का. आई बात समझ में? कॉर्निया, प्यूपिल एंड लेंस फोकस लाइट ऑन रेटिना. अच्छा जो कॉर्निया होता है जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है ट्रांसपेरेंट लेयर. प्यूपिल जो कि कॉर्निया जो कि हमने पढ़ा था कॉर्निया के पीछे आइरिस और आइरिस में एक छोटी सी ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को प्यूपिल कहते हैं और प्यूपिल के अंदर लेंस से होता है. ये तीनों मिलकर रेटिना पे लाइट फोकस करने में मदद करते हैं. Jelly like fluid is present between lens and retina through which light passes before it reaches retina. अच्छा जेली लाइक जो है लिक्विड प्रेजेंट होता है कहाँ पर लेंस में और रेटिना के बीच में. ठीक है जो और जब लाइट पास होती है तो वो उस सब्सटेंस से जो जेली लाइक फ्लूइड होता है उससे पास होकर फिर रेटिना की तरफ जाती है. ऑप्टिक नर्व्स टेक्स द सेंसरी मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन. यानी कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं आंख में कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं. थैंक यू. मैंने इस चैप्टर में काफी ऐसी चीजें काफी नहीं थोड़ी बहुत ऐसी चीजें नहीं बताई आप लोगों को जो कि मुझे लगता था कि अगर आप लोग खुद एक रीड देंगे तो आपको समझ आ जाएंगी क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक एक लाइन आप लोगों को समझाऊं. और फिर भी अगर कोई ऐसी लाइन जो कि आपको ना समझ आई हो तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें हमसे या तो फिर नीचे कमेंट्स डाउन में नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं.